नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बहुत सारी खबरें आपको हम बताएंगे। यूजीसी प्रकरण में नया क्या है, शंकराचार्य विवाद में आगे क्या हुआ, महाराष्ट्र में अजीत पवार के निधन के बाद अब सरकार और पार्टी एनसीपी उसका क्या भविष्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी बात आपको बताएंगे। इसमें कुछ नई डेवलपमेंट पता चली है। आर्थिक सर्वेक्षण आया है बजट से पहले, उसमें क्या स्थिति बताई गई देश की अर्थव्यवस्था की, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आपको बताते हैं देश में हुए एक ताजा सर्वे का हाल। देश में एक सर्वे हुआ, सी वोटर एजेंसी ने यह सर्वे किया है, जिसमें उन्होंने ये लोगों से जाकर के पूछा है कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी को, किस गठबंधन को कितने वोट और कितनी सीट मिलेंगी। और इसके आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और ये अगर ये सर्वे जो है सही लोगों तक पहुंचा है और सही लोगों से बात जो आई है वो सही आई है और निष्कर्ष ठीक है, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी ने 2024 के इलेक्शन में जो कुछ खोया था वो वापस कमा लिया है। मैं आपके सामने वो सर्वे की डिटेल्स रखना चाहता हूं। इस सर्वे में ये बताया गया कि अगर आज लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को 287 सीटें मिलेंगी। 287 सीटों का मतलब है बहुमत से 15 सीटें ज्यादा। 272 लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है और उससे 15 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को आ जाएंगी। मतलब 2024 में जो 240 पर जाकर के गाड़ी ठहर गई थी, इसलिए हमने इसको मोदी एक्सप्रेस भी नाम दिया है, जो मोदी एक्सप्रेस 240 पर रुक गई थी, वो आज और कई स्टेशन चढ़ते हुए वो 287 अपने दम पर पहुंच जाएगी। मतलब एक बार फिर नरेंद्र मोदी की पार्टी को अपने दम पर बहुमत लोकसभा में प्राप्त हो जाएगा, ये वो सर्वे बता रहा है। तो पिछले 1.5 साल के अंदर जून में नतीजा आया था, 4 जून 2024 को, और उससे अब 2026 हो गया। 1.5 साल में मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इतना ग्राउंड कवर कर लिया कि वो 47 से 50 सीटें अपने खाते में जोड़ सकती है। अगर ऐसा है तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि इस 1.5 वर्ष में वो पूरा लॉस जो है उसको मेकओवर कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर एनडीए की बात करें तो सर्वे कहता है कि एनडीए को 352 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं आज की तारीख में, आज की स्थिति में। वोट शेयर की अगर बात करेंगे तो एनडीए का वोट शेयर 2024 में था 47%, माफ कीजिएगा 2024 में जो वोट शेयर था बीजेपी का वो था 36.5%। और आज अगर सर्वे बता रहा है कि वो वोट जो है 287 सीटों पर पहुंच जाएगा तो वो 41% वोट बता रहा है। मतलब 1.5 साल में 4.5% वोट गेन करेगी भारतीय जनता पार्टी। ये इस सर्वे का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी के लिए बताया गया जिसको कि 99 सीटें आई थी 2024 में, वो घट करके 80 रह जाएंगी। मतलब उसको 19-20 सीटों का नुकसान ये इन 1.5 वर्षों के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट शेयर में भी 2% की गिरावट, 22% के करीब वोट 2024 में कांग्रेस पार्टी का था, वो वोट गिर करके 20% पर आ जाता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वो 20% जो है वो इंटैक्ट है कांग्रेस पार्टी का। बुरे से बुरे वक्त में वो 20% वोट कांग्रेस पार्टी के साथ रहता है। लेकिन बीजेपी ने अच्छी छलांग लगाई है इस सर्वे के नतीजों में, कम से कम ये हम कह सकते हैं। 2024 में एनडीए 293 रह गया था, अब वो कह रहे हैं कि 352 पहुंच जाएगा। आज की तारीख में एनडीए का वोट शेयर जो है वो 47% पहुंचता हुआ बता रहा है सर्वे, जबकि 2024 में वो 43% था। मतलब एनडीए के वोट शेयर में भी 4% का इजाफा हो सकता है। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसका वोट शेयर आज की तारीख में 39%, 93% जो है वो रह सकता है। ये 2024 में 40% था, तो 1% की गिरावट है। इंडिया गठबंधन को सीटें 2024 में आई थी 234, वो घट करके 182 रह सकती हैं। तो अच्छा खासा नुकसान इंडिया गठबंधन की सीटों में हो सकता है। तो ये सर्वे जो है ये क्या बता रहा है कि एक लॉस्ट ग्राउंड 2024 के बाद बीजेपी ने दोबारा रिकैप्चर करने में कामयाबी हासिल की है। लोगों के मन में बीजेपी ने उस वक्त जो भी मुद्दे चले थे जिनकी वजह से उसको नुकसान हुआ था, उन मुद्दों को लेकर जो रिजर्वेशन थे वो रिजर्वेशन दूर करने में कामयाबी पाई है। बीजेपी के लोग, आम लोग जो हैं, नेता कार्यकर्ता जब मिलते हैं तो वो एक बात 2024 से ही वो लगातार कह रहे थे कि इलेक्शन के नतीजे आने के बाद बीजेपी के समर्थक वर्ग को भी ये रियलाइज हुआ कि जिस भी वजह से चाहे जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ये डिजर्व नहीं करते थे कि वो बहुमत के आंकड़े से नीचे आ जाएं। और उसके बाद आप देखिए जितने इलेक्शन हुए हैं तो बीजेपी का के कई एक वर्ग का ये मानना है कि लोगों ने उसकी भरपाई राज्यों के चुनावों में भी की है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के तुरंत बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, बम्पर जीत हुई। हरियाणा का इलेक्शन हुआ, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली के चुनाव में न जाने कितने वर्षों के बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत में सत्ता में आने का मौका मिला। फिर बिहार का इलेक्शन में बिल्कुल एक तरफा हुआ। तो उनका मानना है कि राज्यों में भी वो जो है लहर दिखाई दे रही है
और वो इस सर्वे के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता है। अब असली इम्तिहान जो होता है या इम्तिहान का नतीजा, वो तो जब देश में चुनाव होते हैं तभी आता है। सर्वे गलत भी हुए हैं, सही भी हुए हैं, इसलिए सर्वे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो 2024 से ट्रेंड राज्यों के चुनाव में दिखाई दे रहा है, सर्वे उसी बात को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। अब आगे बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव है। बंगाल में पहली बार सत्ता में आने की लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी है, क्लोज फाइट दे रही है। असम में तीसरी बार सत्ता में आने की बात है, हेमंत बिश्व शर्मा जो है बड़ा कॉम्बैटिव इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये दो ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का असल इम्तिहान होने जा रहा है। बाकी केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी मानती है कि केरल और तमिलनाडु में वो दूसरे सहयोगियों के दम पर चुनाव में जाती है। तो असल परीक्षा असम और बंगाल में होगी, तब पता चलेगा कि ये सर्वे भी कितना जमीन के नजदीक था। ये तो एक बात हुई। दूसरा विषय हमारा जो आज का है वो है यूजीसी का। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नियमावली पर रोक लगा दी है। वो गाइडलाइंस जो कि कैंपसेस में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर भेदभाव रोकने के लिए बनाई गई थी। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये नई गाइडलाइंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सरकार ने बनाई, यूजीसी ने बनाई, वरना ये 2012 से एग्जिस्ट कर रही थी। पिटिशनर्स सुप्रीम कोर्ट में गए कि वो इनफेक्टिव हैं, वो निष्प्रभावी हैं, उनको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्देश दिए, सरकार ने और यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही जो गाइडलाइन बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर स्टे लगाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भेदभाव खत्म करने के लिए जो काम किया जाना था, ये तो नई गाइडलाइंस बनाकर भेदभाव को एक नई हवा देने की के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है कि इससे तो जो चाहा गया था इन गाइडलाइंस से, उसका बिल्कुल विपरीत होगा, भेदभाव और बढ़ेगा, जातीय संघर्ष की तरफ जो है वो बात जो है बढ़ सकती है। और एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने की दिशा में जो भी काम किया गया है आज़ादी के बाद से, ये सारी गाइडलाइंस उसके बिल्कुल विपरीत जाती हुई दिखाई देती है। बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी। माना जा रहा था कि विवाद यहां खत्म हो जाएगा, होना चाहिए था, लेकिन विवाद यहां पर खत्म नहीं हुआ। जेएनयू में कई नारे लगे हैं, ब्राह्मण मुर्दाबाद, मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर लड़े हैं तुमसे, लड़ेंगे तुमसे, ब्राह्मणवाद का पुतला जलाया गया है। तो जेएनयू में सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी गाइडलाइंस पर रोक लगाने के बाद इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। जबकि जो दूसरा वर्ग है, जो सवर्ण वर्ग है, वो गाइडलाइंस पर केवल रोक लगने से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को ये गाइडलाइंस रोल बैक करनी चाहिए। तो वो उसमें कई संगठन हैं, ऐसे हिंदूवादी संगठन हैं, करणी सेना है, इसके अलावा परशुराम सेना है। वो लखनऊ में अलग अलग जगहों पर, राजस्थान में भी 1 तारीख को एक बड़े प्रदर्शन की कॉल दी गई है। तो अब इस सब से सरकार कैसे निपटेगी, ये एक चुनौती है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भी अपना जवाब दाखिल करना है इस विषय पर, वहाँ पर वो क्या कहती है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस पर रोक लगाई तो सरकार ने उसको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया, इन गाइडलाइंस को डिफेंड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको स्वीकार कर लिया। तो अब ये देखना होगा कि आगे सरकार अब जो भी समाज आंदोलित है उसको शांत कैसे करती है। अगर इन गाइडलाइंस को रोल बैक किया जाता है तो पूरी आशंका है कि जो पिछड़ा वर्ग है, उससे जुड़े संगठन हैं, वो आंदोलित होंगे, वो सड़क पर उतर सकते हैं। तो एक कैच 22 सिचुएशन ये सरकार के सामने है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि ये गाइडलाइंस जो हैं ये किससे विचार विमर्श करके बनाई गई थी, इसके लिए कहाँ से सलाह मशवरा किया गया था। ये यूजीसी ने, केवल यूजीसी के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस थी, या इसमें शिक्षा मंत्रालय की पूरी सहमति थी, क्या हायर अप्स की भी सहमति थी। अगर ये सब सोच समझ के किया गया था तो फिर इसका क्या फॉल आउट हो सकता है, इससे कौन से वर्ग, खास तौर पर बीजेपी का जो कोर वोट है, सवर्ण वोट है, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, वो वोट नाराज हो सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है, वो सड़क पर आ सकता है, वो चुनावों के अंदर नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये आखिर बीजेपी जैसी एक डीप पॉलिटिकल समझ रखने वाली पार्टी ने ऐसा क्यों होने दिया, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि गाइडलाइंस आई थी तो फिर आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी, और जो भी मंशा रही हो, ये रिएक्शन क्यों फोर्स ही नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी जैसी जो है एक बड़ी पार्टी जिसके अंदर जिसके अंदर हर समाज का प्रतिनिधित्व है और जो हर कदम बड़ा फूंक फूंक कर रखती है। तो इसका जवाब अभी भी पूरी तरीके से आया नहीं है। अब पहली बात यह पता चलेगी जब सरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी कि इस विषय पर उसको कहना क्या है। आज की तारीख में सरकार जो है इस मुद्दे पर कहां खड़ी है, क्योंकि सरकार ने
ना ये विवाद होने के बाद इन गाइडलाइंस पर कुछ बोला, सिवाय इसके कि हम भेदभाव नहीं होने देंगे। मतलब उस वक्त इन गाइडलाइंस को लगभग डिफेंड किया शिक्षा मंत्री ने, जब ये कहा था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो वो उसको बचाव कर रहे थे कि गाइडलाइंस ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रोक लगाने का विरोध नहीं किया, मतलब उनको इससे भी ऐतराज़ नहीं था कि अगर ये गाइडलाइंस रुक जाती हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सरकार का स्टैंड है क्या, ये आपको पता चलेगा जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। और तब तक हमें ये देखना है कि ये जातीय गोलबंदी और लामबंदी सड़कों पर कितनी शिद्दत के साथ दिखाई देती है। इसी से जुड़ा हुआ मामला जो ऑल्दो जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इसके साथ जुड़ गया जब ये बात जाति पर आ गई, सवर्ण समाज पर आ गई, तो शंकराचार्य, कुछ लोग उनको शंकराचार्य नहीं भी कहते हैं, या कहते हैं आप ना, हमसे भी कहते हैं नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। वो माघ मेले में जिस तरीके से उनके स्नान करने के लिए जाते हुए विवाद हुआ, वो पालकी पर थे और वहाँ प्रशासन ने उनको रोका और कहा कि यहाँ से आगे पालकी स्नान के लिए नहीं जा सकती है संगम तक। अब वो पैदल उतरने के लिए कहा गया, वो नहीं उतरे। फिर वहाँ पर धक्का मुक्की हुई और उनके शिष्यों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की से आगे बात बढ़ गई, नौबत मार पिटाई तक आ गई। इसको लेकर 10 दिन तक धरना दिया शंकराचार्य ने प्रयागराज माघ मेले के अंदर। 28 तारीख को फाइनली उन्होंने अपना धरना खत्म किया और वो काशी बनारस चले गए। अब उसके पीछे की कुछ कहानी सामने आई है, जो दावा शंकराचार्य जी के साथ जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। शंकराचार्य से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से जुड़े लोगों का यह कहना है कि सरकार ने पहले हमें 2 नोटिस दिए कि आपको शंकराचार्य क्यों कहा जाए और आपका मेला क्षेत्र में आना प्रतिबंधित क्यों ना कर दिया जाए। इसके बाद लेकिन जब हमने धरना दिया तो सरकार के अफसरों ने हमको मनाने की कोशिश की, खेद व्यक्त किया, हमसे मिलने के लिए आए। हमको लखनऊ से अधिकारियों के फ़ोन भी आए कि आपका स्नान हम बड़े मर्यादा के साथ हम कराएंगे, पुष्प वर्षा कराएंगे। इनफैक्ट वो तो ये दावा कर रहे हैं कि मुझसे ये कहा गया कि जिन अधिकारियों ने आपको नोटिस दिया है वही आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, बस आप विवाद खत्म कर दीजिए। अगर ये बात सच है तो फिर इस विवाद को इतना बड़ा बनने क्यों दिया गया। हालांकि एक वर्ग ऐसा है जिसका ये मानना है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो शंकराचार्य अपने नाम के आगे लगाते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत से लोगों की नज़र में वो शंकराचार्य नहीं है। इसीलिए उनको ज़रूरत से ज़्यादा तूल दिया जा रहा है, या इस विवाद को, या वो खुद अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। समाज में उनको लेकर के इतनी स्वीकार्यता नहीं है। ये तो खैर बड़ी सब्जेक्टिव बात है, लेकिन एक ये विवाद ज़रूर बन गया था। अब उन्होंने इसको खुद बनाम मतलब स्वयं बनाम योगी आदित्यनाथ बना दिया है। अब वो कह रहे हैं कि योगी, हमने तो ये प्रूव कर दिया कि हम शंकराचार्य हैं, अब योगी जी जो हैं ये साबित करें कि वो असली संत हैं। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब देखिए कि शंकराचार्य जी की बयानबाजी रुकती है कि नहीं रुकती है, और ये विवाद यहाँ से कितना जाता है। और अभी जो ये जाति लामबंदी हो रही है, क्या इसके अंदर शंकराचार्य वाला विवाद जो है वो भी एक प्लस होकर के जुड़ जाएगा। तीसरी खबर मैं आपको महाराष्ट्र से देना चाह रहा था। अजीत पवार जी के निधन के बाद आज एक बड़े अखबार ने यह खबर दी है कि 8 फरवरी को शरद पवार और अजीत पवार यानी एनसीपी के दोनों धड़े एक होने का ऐलान करने वाले थे। अगर सही है तो ये बहुत बड़ी बात है कि अजीत पवार जो हैं वो सारा लगभग कर चुके थे, वो शरद पवार जी को मना चुके थे एनडीए में आने के लिए, और एक बार फिर एनसीपी को जो दोनों धड़े जोड़कर एक पार्टी बनाने के लिए, यूनिफाइड एनसीपी बनाने के लिए। और शरद पवार ऑन बोर्ड थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो एनडीए में आने के लिए तैयार हो गए थे, और 8 तारीख को इसका ऐलान कर दिया जाता। लेकिन उससे पहले एक बहुत दुखद एयर क्रैश में अजीत पवार जी का निधन हो गया। अब सवाल यह है कि क्या ये बात अब भी आगे बढ़ेगी। उनके जाने के बाद जो काम उन्होंने इसको लेकर के किया, दोनों पार्टियों को एक करने का, क्या वो काम जो है वो हो गया है, और वो 8 तारीख को नहीं तो चाहे कभी बाद में, लेकिन दोनों पार्टियां एक होंगी। क्या शरद पवार अब भी चाहेंगे एनसीपी के साथ आना, क्योंकि उनकी पार्टी अब एनसीपी शरद पवार कहलाती है। दूसरा सवाल ये है कि अजीत पवार की जगह उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र में। एक बात तय है कि एनसीपी का उप मुख्यमंत्री रहेगा, और ये अब लगभग तय माना जा रहा है कि जो परिवार है उनका, मतलब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार, इन दोनों में से ही कोई, जो सीट खाली हुई है उनके निधन से, वहाँ से चुनाव भी लड़ेगा, और इन दोनों में से ही कोई उप मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो मतलब अभी राज्यसभा सांसद हैं सुनेत्रा पवार, अगर वो दिल्ली की राजनीति करना चाहें तो उनके जो बेटे हैं वो विधायक बन सकते हैं,
अजीत पवार की सीट से और उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या सुनेत्रा पवार स्वयं राज्य की राजनीति में आना चाहें तो वो कर सकती हैं। ये फैसला परिवार का होगा। सबसे अहम बात यह है कि ये अब अजीत पवार की फैमिली को डिसाइड करना है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं, पार्थ पवार को एक बड़ा रोल दिया ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर परिवार उप मुख्यमंत्री स्वयं वो रोल ना लेना चाहे तो किसी बहुत विश्वस्त और सीनियर व्यक्ति को पार्टी में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। हालांकि ज्यादा संभावनाएं इसी बात की है कि परिवार में से ही कोई महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनेगा। और अंत में मैं आपको बता दूं, क्योंकि बजट आने वाला है एक दिन के बाद, तो बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है हर साल, जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बताता है, देश की अर्थव्यवस्था के हालात बताता है, तो उसने क्या बताया है? उसने एक बड़ी रोजी पिक्चर पेंट की है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है एक गोल्डन पीरियड से गुजर रही है। अगले वर्ष के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जो अनुमान जीडीपी विकास दर का है वो 6.8% से 7.2% है। और इस वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष के लिए यानी 25-26 के लिए अनुमान 7.4% जीडीपी ग्रोथ का जो है वो बताया गया है। मतलब मध्यम अवधि के अंदर आने वाले कुछ वक्त में भारत 7% की दर से विकास करेगा, ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है, जो कि बाय एंड लार्ज 6.5% पर पिछले एक दशक के अंदर आ गया था। अब सरकार ये कह रही है कि ये 7% के एवरेज के मुताबिक के अनुपात में जो है देश जो है जीडीपी ग्रोथ करेगा। तो अगर ये बात है, और ये बात सही है कि इस साल जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं क्वार्टर्स के, और इसीलिए इस बार अनुमान 7.4% है, अगली बार 6.8 से 7.2% है, और मीडियम रेंज में 7%। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा दूसरी बात कि देश के अंदर महंगाई न्यूनतम स्तर पर चल रही है, यह आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है। दिसंबर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति जो है सीपीआई वो घटकर 1.7%, ऐतिहासिक निचले स्तर पर है, 1.7% पर। मतलब महंगाई विकास के आड़े में अब कोई बाधा इस वक्त कम से कम नहीं है। जो राजकोषीय घाटा होता है, फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार कितना कमा रही है और कितना खर्च कर रही है, उसके बीच में अंतर कितना है। सभी सरकारें कमाती कम है और खर्च ज़्यादा करती हैं, उसके लिए वो कर्जा लेती हैं। तो इस वक्त जो ये फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, ये 4.8% पर है वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए, इस करंट ईयर के लिए। और अगले वर्ष के लिए लक्ष्य रखा गया है 4.4%। ये उस रेंज के विदिन सरकार जो है इसको ले आई है, जो कि उसने अपने लिए निर्धारित काफ़ी वक्त से कर रखा है कि इसको 4 और समथिंग % के आसपास हमें मैनेज करके रखना है। कोविड काल में केवल जो है ये फिस्कल डेफिसिट इसके बियॉन्ड गया था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर सरकार ने खर्चों पर कमी करके इसको वापस रेंज के अंदर लाने का काम किया है। तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, जो कि आज के इस टर्बुलेंट वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है कि आपके पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। तो जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर है। 701.4 बिलियन डॉलर, ये हमारे 11 महीने के लिए, मतलब लगभग एक साल के लिए सभी किस्म के आयात के लिए पर्याप्त है। हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं, हम सोना इंपोर्ट करते हैं, हम सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, दुनिया के सेकंड मोस्ट बिगेस्ट इंपोर्टर हैं हम क्रूड ऑयल की। अपनी ज़रूरत का 90% तेल भारत आयात करता है। तो एक साल तक के लिए हमारे ये सारे खर्चे जो हैं इंपोर्ट के वहन करने के लिए, ये जो 701 बिलियन डॉलर है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में, ये पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं। केवल एक कंपैरिजन के लिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है हमसे बहुत छोटी है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 20 बिलियन डॉलर का है। 20 बिलियन डॉलर कहाँ और भारत का 700 बिलियन डॉलर कहाँ, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम जितनी गुना बड़ी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल देश की निशानी है कि वो आने वाले वक्त के लिए तैयारी करके रखता है कि भविष्य में न जाने कौन सी अनिश्चितता हमारे सामने खड़ी हो जाए, उसके लिए हम अभी से इंतजाम करके रखें। तो ये एक और प्लस जो है भारत की इकोनॉमी के अंदर जोड़ करके, हमें इसको जोड़ करके देखना चाहिए। तो लब्बो-लुबाब जो है इकोनॉमिक सर्वे का, वो ये कह रहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत एक आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी है, स्थिरता के द्वीप के तौर पर देखा जा रहा है। 2 विषय केवल ऐसे हैं जो भी भारत सरकार जिस पर काम कर रही है और जो कि थोड़ा चिंता की बात है: गिरता हुआ रुपया और निजी निवेश का उस अनुपात में न आना जितना सरकार चाहती है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये दोनों बातें भी इस वक्त जो दुनिया में
दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है, ट्रम्प साहब की बदौलत भी बहुत कुछ, ये सब उससे जुड़ा हुआ है। इसके कारण जो हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी के पैरामीटर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं बनिस्बत की हमारी अपनी अंदरूनी हालात से। तो अब देखिए बजट में जो है क्या नई चीज़ सरकार इस बार लेकर के आती है, और ये जो जो कुछ भी इस वक्त कंसर्न्स हैं उनको दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। तो ये आपके लिए पॉलिटिक्स से लेकर, धर्म से लेकर, जाति को लेकर के जो कुछ हमारे देश में हो रहा है और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम कहाँ खड़े हैं, उस सब का अपडेट था भारत की खबर में। आज इतना ही।